हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम चालू करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पीएसयूज़ यानी गवर्नमेंट कंपनीज़ के अंदर आईआर कैसा चलता है, उसका इवोल्यूशन क्या है, वो पास्ट क्या है, आज प्रेजेंट क्या है, उसमें स्ट्राइक्स के क्या स्टेटस है, आज उसमें वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट कैसा होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग कैसी होती है और ट्रेड यूनियन कैसे ऑपरेट करती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आज ये अपन पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे, साथ ही में देखेंगे अपन इसके PYQs। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं। दे आर दी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड द गवर्नमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं होता जितना PSUs में होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही ओनर होती है। ठीक है, फिर अब समझते हैं PSUs क्या होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSUs वो होते हैं जिसमें 51%, एटलीस्ट 51% शेयर किसका हो, गवर्नमेंट का हो, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, PSUs। ठीक है, क्लियर हुआ कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस और PSUs क्या होता है। अब समझते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है PSUs की आज इंडिया में। तो आज हम सबको पता है कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट ही हुआ था, तब कोई भी प्राइवेट सेक्टर इतना कैपेबल नहीं था कि वो कोर इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करे। तब पब्लिक सेक्टर आई थी इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए या फिर बेस इंडस्ट्री बनाने के लिए किसने पार्टिसिपेट किया था, पब्लिक PSUs ने। ठीक है, और जैसे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रीज़, ये PSUs इनिशिएट करती है। जो प्राइवेट सेक्टर अपने हाथ पीछे बांध लेती है, वहाँ PSUs आके ये इनिशिएटिव लेती है। दूसरी चीज़, PSUs का मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट देना, रीजनल डेवलपमेंट करना, साथ में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इंश्योर करना, इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना, प्रोवाइड असेंशियल गुड एंड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइजेस, इट प्रमोट इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी एंड लेबर वेलफेयर, एक्ट एज अ मॉडल एम्प्लॉयर। आज लोग इतना पीछे भागते हैं PSUs के, क्यों? क्योंकि वो एक मॉडल एम्प्लॉयर है, वो जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वो अच्छे बेनिफिट्स देता है, वेजेस पार होते हैं। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ बहुत फेमस थी। तो उस टाइम पे क्या होगा, वर्कर्स के राइट्स काफ़ी ऊपर माने जाते थे। तो IR बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि PSUs अपने आप को एज अ मॉडल एम्प्लॉयर काफ़ी इसका जो रोल था एज अ मॉडल एम्प्लॉयर वो काफ़ी बढ़ रहा था, वो काफ़ी रिकॉग्नाइज्ड था। लेकिन फिर आता है 1990, इसमें क्या हुआ, LPG रिफॉर्म्स आए। तो IR इन PSC कंटिन्यूज टू बी गुड अप टू अ एक्सटेंट। उसका जो एज अ मॉडल एम्प्लॉयर रोल है थोड़ा डिक्रीज हुआ, लेकिन स्टिल उसने अपने आप को एज अ मॉडल एम्प्लॉयर बना के रखा। अब फिर साथ में उनको महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न स्टेटस भी मिलने लग गए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये उसको ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं। तो इससे क्या होगा, उनका जो IR है वो और अच्छा इंप्रूव होगा, कम थोड़ा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, तो IR और अच्छा होगा। इवन डिसइन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड द क्लॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट। यानी LPG के साथ प्राइवेटाइजेशन हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उसके साथ भी गवर्नमेंट एक प्रोटेक्टिंग क्लॉज लगाती थी कि आप एम्प्लॉयमेंट इसका इतना जल्दी रद्द नहीं करोगे, आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स पूरे दोगे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स पूरे दोगे। तो दिस इज़ हाउ इट कंटिन्यूड, दिस इज़ हाउ इट स्टिल IR बहुत अच्छे थे किसमें, पब्लिक सेक्टर में। फिर आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ, कुछ कहीं ख़राब रहा, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिस्टर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास कॉन्फ्लिक्ट थे, अगेन वेजेस के ऊपर, वर्किंग कंडीशंस के, इनएफिशिएंसी एंड लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। ये कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहते ही थे दोनों के बीच में, तो इसीलिए इट लेड टू मैनी स्ट्राइक्स। अब अपन स्ट्राइक्स के एग्जाम्पल देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप कोट करोगे तो आपके बहुत अच्छे इससे आप मार्क्स गेन कर सकते हो, ये आपको एक एडवांटेज देगा। तो पहला है पावर सेक्टर स्ट्राइक। इसमें अप्रॉक्स 27 लाख एम्प्लॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, और डिमांड देखो, डिमांड क्या है, प्राइवेटाइजेशन, फियर ऑफ जॉब लॉस, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इशूज़, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जॉब लॉस का फियर है।
फिर है भारत बंद जनरल स्ट्राइक, इसमें था 25 करोड़ एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स थे, दे वर इंटेंडेड टू पार्टिसिपेट इन दिस स्ट्राइक। कितनी मास लेवल पे स्ट्राइक हुई है ये वाली। इनकी भी डिमांड देखो, प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, वीकनिंग ऑफ वर्कर्स राइट, ठीक है। फिर है बैंकिंग स्ट्राइक इन गुजरात, इसके अंदर 20,000 बैंक एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक पे चले गए। क्यों? वही प्राइवेटाइजेशन की, रिमूवल ऑफ मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज़। फिर है एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड टेक्नीशियन डिस्प्यूट, इसके अंदर भी क्या हुआ, रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस परमानेंट वन, ठीक है, इसके ऊपर डिस्प्यूट हुआ। तो इसमें अपन को क्या ऑब्जर्व करने को मिला, इसमें एक तो ये ऑब्जर्व करने को मिला कि कितने पीएसयूज में चाहे स्ट्राइक्स थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी अपन देखा 27 लाख का फिगर देखा, 25 करोड़ तक का भी फिगर देखा है। तो ये क्या शो करता है कि यहाँ कितने मास नंबर ऑफ़ पीपल पार्टिसिपेट करते हैं। और दूसरी चीज़ कि उनकी डिमांड्स कहाँ हैं, उनकी डिमांड ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन पे और राइजिंग टेम्परेरीज पे है, ठीक है। फिर है अब इंडस्ट्रियल रिलेशन इतने डिस्टर्ब है क्यों, तो अपने को ऑलरेडी एक रीज़न तो पता चल गया, दैट इज़ जॉब इनसिक्योरिटी ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन ट्रेंड्स। और रीजंस देख लेते हैं, ब्यूरोक्रेटिक एंड रिजिड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब किसी को भी अगर मेरे को कोई दिक्कत हो रही है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में, तो फिर वहाँ मैनेजमेंट इतना रिजिड है कि वो मेरी ग्रीवियंसेस सुनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड डिसीजन मेकिंग, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न स्टेटस देने चालू किए। फिर है लैक ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, ये तो पब्लिक सेक्टर की बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज है कि वहाँ पे इनिशिएटिव्स या फिर इनोवेशन को इतना रिकॉग्नाइज किया नहीं जाता। प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है तो आपको पे उसी हिसाब से होता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में पे फिक्स होता है। फिर है डिले इन वेज रिविजन्स एंड सेटलमेंट्स। फिर क्लास कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं आ जाती है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न होता है। फिर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन कॉजिंग राइवलरी। पीएसयूज में मोर देन 60% पीएसयूज हैव मोर देन 2 यूनियंस, तो मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंट स्ट्राइक्स होते हैं, फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब एक राइवलरी क्रिएट हो जाती है। फिर है पुअर ग्रीवियंस एड्रेसल मैकेनिज्म, लैक ऑफ आइडेंटिफाइबल एम्प्लॉयर। सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है आज पीएसयूज में वो है कि हमारा एम्प्लॉयर है कौन, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट में भी कौन, गवर्नमेंट तो पूरी सरकार तो बहुत बड़ी है, किसको अपन ठहराए कि ये हमारा ओनर है। तो अब जब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में नेगोशिएशन होता है तो मैनेजमेंट ओनर नहीं है, वो खुद एक एम्प्लॉई है, तो वो ढंग से क्या करता है, ढंग से बार्गेन नहीं कर पाता। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है बैड आईआर की। फिर है रेजिस्टेंस टू मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें हैं कि क्यों आईआर जो है सफ़र करता है इन पीएसयूज। अब लिबरलाइजेशन जो 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स थे, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है आईआर पे। तो एक बात बताओ, जैसे ही एलपीजी रिफॉर्म्स आए वैसे प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ गया, टेम्परेरीज इंक्रीज़ हो गई, ये अपन ने अभी पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था। और क्या हुआ, और कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया। कंपटीशन इंक्रीज़ होगा तभी तो गवर्नमेंट को लॉसेस होंगे, फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, धीरे धीरे उसको डिसइन्वेस्ट करना चालू कर देगी। अब कंपटीशन आएगा, उससे ये भी है कि मैनेजमेंट क्या करेगा, एम्प्लॉयज़ के ऊपर फोर्स करेगा कि यार तुम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करो, ठीक है। लेकिन वर्कर्स ऑलरेडी रिलक्टेंट हो चुके हैं कि अब भाई हमको तो अपना नॉर्मल काम ही करना है, और वो भी ढंग से नहीं करना। ऐसा देखा जाता है कि अपन सरकारी ऑफिस में जाते नहीं होता ढंग से काम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आईआर बैड हो गए। फिर डाउन साइजिंग एंड वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम और रीस्ट्रक्चरिंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव्स, तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अब जैसे बीएसएनएल कुडंट प्रोसीड आईपीओ ड्यू टू वर्कर रेजिस्टेंस, लेकिन एलआईसी ने कर दिया, एलआईसी अपना आईपीओ लेके आ गया था। फिर है रिड्यूस गवर्नमेंट प्रोटेक्शंस फॉर पीएसईज, डिक्लाइन इन ट्रेड यूनियन इन्फ्लुएंस, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो धीरे धीरे जो ट्रेड यूनियन है वो उसका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
तो ये अपने को चीज़ें लिखनी है कि लिबरलाइजेशन की वजह से PSUs पे कितना नेगेटिव इफेक्ट आया है। लेकिन अपने को साथ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी लिखनी है। ये 3 पॉइंट्स किसके पॉजिटिव के हैं। पॉजिटिव में कैसे, अब ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अब धीरे धीरे मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉयज़ भी धीरे धीरे अब क्या कर रहे हैं, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ हो गया। दूसरा, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न HR एंड IR प्रैक्टिसेस, जैसे PSU एट बैंगलोर अडॉप्टेड वी वर्सेस प्रॉब्लम आइडिया। तो ये मैंने पढ़ा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोट करना है, वी वर्सेस प्रॉब्लम बहुत कैची सा वर्ड है, ठीक है। अब मोर फ्रीडम टू मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनीज। तो लिबरलाइजेशन से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए हैं IR में, तो अपन को दोनों कोट करना है जब भी इफेक्ट पूछे। फिर है सजेशन टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड PSEs। तो अपन क्या बोलेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन को PSEs में इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो चीज़ प्राइवेट सेक्टर में थी अपने को वैसी ही यहाँ पे भी लिखनी है, जो अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। क्या कि कम्युनिकेशन चैनल आप इम्प्रूव करो, आप ट्रेड यूनियन को एम्पावर करो, उनको रिकॉग्नाइज करो, उनको स्टेबल स्ट्रॉन्ग बनाओ। साथ ही में आप ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इम्प्रूव करो, वर्कअप को पार्टिसिपेट करवाओ, कलेक्टिव बार्गेनिंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करो, ठीक है। तो यही सारे जो पॉइंट्स हैं अपने को इसी में ही लिखना है, जैसे कि प्रमोट पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, स्ट्रेंथन ग्रीवियंस हैंडलिंग सिस्टम, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाओ, इतना रिजिड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं है। एनकरेज रेगुलर कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। फिर जैसे मैनेजमेंट का एटीट्यूड, जो क्लास कॉन्शियसनेस वाला अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था, उसमें क्या होगा कि मैनेजमेंट का अकोमोडेटिव एटीट्यूड बनाओ। इंट्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज सिस्टम, मॉडर्नाइज मैनेजमेंट एंड HR प्रैक्टिसेस, simplify and reform labor laws, provide continuous training and skill development to deal with competition। आज क्या हो रहा है, अपन ने देखा था कि कंपटीशन की वजह से कितना वर्क प्रेशर बढ़ रहा है वर्कर पे, तो उनको ट्रेनिंग दो, उनको उनके प्रोग्राम्स चलाओ ताकि वो उसको अच्छे से डील कर पाए। फिर है स्ट्रेंथन ट्रेड यूनियन लीडरशिप क्वालिटी, यानी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल यूनियन बनानी है हमको, ठीक है। फिर है इंश्योर टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, फोस्टर कोऑपरेटिव यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस, फोस्टर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क कल्चर, और वर्कर एम्पावरमेंट एंड ओनरशिप, जैसे एम्प्लॉय बाई आउट। तो एम्प्लॉय बाई आउट में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इतने एम्पावर हो जाते हैं कि वो कंपनीज के कुछ एसेट्स खरीद लेते हैं। तो दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल कि कैसे एम्प्लॉय एम्पावरमेंट IR को अच्छा करता है। क्योंकि अपन ने कल भी पढ़ा था कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है अगर एम्प्लॉय एम्पावर होगा, अगर एम्प्लॉय वहाँ का ओनर होगा, तो उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी। अगर सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी तो वो और अच्छे से काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी और इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर अपन ये अच्छा कोट करेंगे कि फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑफ लेबर की क्या रिकमेंडेशन है टू इम्प्रूव IR, क्या है। तो उन्होंने कहा था कि आप जो डिपार्टमेंट है, आप गवर्नमेंट में एक अलग डिपार्टमेंट बनाओ IR के लिए डेडिकेटेड, और उसमें जो भी आप लेबर ऑफिसर अपॉइंट करोगे वो ट्रेंड होना चाहिए, प्लस उसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी ड्यूटीज़ है, उसकी जो राइट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो अपन इसी लिंक से तीनों पॉइंट्स याद करेंगे कि सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए, जो भी लेबर ऑफिसर होगा वो ट्रेंड और एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस साथ में उसकी क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट NCL की अपन रिकमेंडेशन याद करेंगे, इसको अपन कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। फिर है कि हमको गुड IR की ज़रूरत क्या है। तो अपन ने पढ़ा था पिछले, तो IR की तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो ह्यूमन है वो एसेट है कंपनी का। तो फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, फॉर डिस्प्यूट रिड्यूस करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक, मेंटल, फिजिकल सारी कॉस्ट क्या है कम आए, इम्प्रूव मॉरल, फोस्टर हार्मनी। तो इन सब रीजंस की वजह से वी नीड गुड IR। अब हम पढ़ते हैं ट्रेड यूनियन का क्या है, ट्रेड यूनियन का क्या स्टेटस है इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो ट्रेड यूनियन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ये अपन इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अब मैंने बताया था कि इंडिपेंडेंस के बाद सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज चली थी और IR बहुत अच्छे थे, इसका मतलब ट्रेड यूनियन भी बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल थी, ठीक है। लेकिन जैसे LPG रिफॉर्म्स आया
प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से जो ट्रेड यूनियन का इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे कम हो गया। साथ ही में मैंने ये भी बोला था कि 60% से ज़्यादा PSUs में 2 से ज़्यादा ट्रेड यूनियन है। इसका मतलब ट्रेड यूनियन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रेड यूनियन ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम इन गुड IR। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ट्रेड यूनियंस वर हिस्टोरिकली वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशलिस्ट प्लानिंग एरा। इट वॉज हाईली ऑर्गेनाइज बट पॉलिटिकली फ्रेगमेंट विद मल्टीपल यूनियन, जैसे कि बहुत सारी है। C2 बहुत फेमस है। सैमसंग में जब सैमसंग स्ट्राइक हुई थी तो C2 ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्कर्स के फेवर में। लेकिन लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन ऑफ लेबर ने वीक कर दिया यूनियन के इन्फ्लुएंस को। लेकिन उसके बावजूद नेगोशिएशन ऑफ वेजेस, जॉब सिक्योरिटी, सर्विस कंडीशन, ये नेगोशिएट करती रही और अपना रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती रही है। ठीक है, अब ये ट्रेड यूनियन आज स्ट्रॉन्ग क्यों है? तो इसके रीज़न है कि भाई अब देखो कि PSUs में वर्कर्स बहुत ज़्यादा है। अगर वर्कर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे तो ट्रेड यूनियन के पास मेंबर्स उतने ही रहेंगे, और जितने ज़्यादा मेंबर रहेंगे ट्रेड यूनियन उतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, दूसरा और क्या रीज़न है कि उनको लीगल प्रोटेक्शन और रिकॉग्निशन मिलता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो उन्होंने लॉज बनाए वो तो ऑब्वियसली फुलफिल होंगे ही, वो तो पूरे फॉलो होंगे, तो वहाँ पे जो रिकॉग्नाइजेशन लॉज है वो भी उनको पूरे तरीके से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये चीज़ हमें प्राइवेट सेक्टर में कम मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर थोड़ा रिलक्टेंट है इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। फिर है पॉलिटिकल सपोर्ट एंड एफिलिएशन उनको मिलता रहता है, और ट्रेडिशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन। लेकिन अब ट्रेड यूनियन हमेशा स्ट्रॉन्ग नहीं बट कुछ पॉइंट पे वीक भी होती जा रही है। क्यों? मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग को भी बहुत वीक बना देती है। फिर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनियन, दो अच्छा इन्फ्लुएंस होता है लेकिन जो भी मुद्दे होते हैं वो धीरे धीरे पॉलिटिसाइज्ड हो जाते हैं, तो जो मेन कोर प्रॉब्लम है वर्कर्स की वो सॉल्व नहीं होती, बाकी का उनके वोट पॉलिटिक्स चलती रहती है। फिर प्राइवेटाइजेशन, आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, डिक्लाइनिंग मेंबरशिप एंड इंटरेस्ट धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। क्यों? अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया। ठीक है, फिर है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस एंड रिफॉर्म। अब असेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के अंडर आप कुछ सर्विसेज होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट मना करती है कि आप स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, तो ये भी वहाँ के वर्कर्स के लिए थोड़ा इनजस्टिस सा हो जाता है। तो अपन ने पूरा पढ़ लिया कि ट्रेड यूनियन कैसा है PSUs में। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि आप बताओ PSUs में ट्रेड यूनियन का क्या स्टेटस है। तो अपने को इंट्रोडक्शन, वाई स्ट्रॉन्ग, वाई वीक, एंड देन कंक्लूजन अपने को लिखना है। कंक्लूजन में इनफैक्ट यहीं पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ अ ग्रोइंग नीड टू मॉडर्नाइज यूनियन स्ट्रैटेजीज टू अलाइन विद चेंजिंग वर्क स्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म। तो पॉजिटिवली हमें उसको कंक्लूड करना है। ठीक है, अब हम आते हैं कि वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स पे कैसा है। तो वर्कर पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट टॉप लेवल पे, उसमें वर्कर्स को इंक्लूड किया जाए। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब तो ये इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी काफ़ी प्रोपोनेंट थी। जैसे वर्क कमिटीज़ के थ्रू, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल, की काफ़ी एट एवरी लेवल धीरे धीरे करके हर लेवल के ऊपर, हर फॉर्म के ऊपर वर्कर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट के लिए मैकेनिज्म है PSUs में। डिस्पाइट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिसी इंटेंट, पार्टिसिपेशन रिमेन मोस्टली कंसल्टेटिव नॉट डिसीजन मेकिंग। एक टोकनाइजेशन की तरह इसको ज़्यादा लिया जाता है WPM को। फिर इफेक्टिवनेस वेरीज बेटर इन सेल, भेल, NTPC। कुछ पब्लिक PSUs में तो बहुत अच्छी है, जैसे भेल का एग्जांपल आज बहुत सारी केस स्टडीज़ में फॉलो किया जाता है कि भेल में इतना अच्छा सिस्टम है कि वहाँ 1600 क्वालिटी सर्कल्स हैं। क्वालिटी सर्कल्स इज़ अ मैकेनिज्म जिसकी वजह से जो लेबर होता है वो पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है और वहाँ से फीडबैक लेके फिर इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट। अब गवर्नमेंट के DPSP में ही लिखा हुआ है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि
कौन से आर्टिकल डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में डब्ल्यूपीएम के बारे में बताया गया है, साथ ही में वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो भी आप मेंशन करो एक बार। फिर है गवर्नमेंट महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न स्टेटस भी देती है, तो इसकी वजह से भी ऑटोनॉमी आती है, तो वर्कर पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट इंक्रीज़ होता है। फिर इनके ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे वर्क कमेटी के फॉर्म में, जॉइंट काउंसिल, शॉप काउंसिल। अपन अपने पिछली बार देखा था, पिछले स्लाइड में देखा था कि ये पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट है पीएसयूज में डब्ल्यूपीएम के लिए। यूनियन रिप्रेजेंटेशन, रिकॉग्नाइज्ड यूनियन गेट अ सीट इन अ कंसल्टेटिव बॉडीज, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी जो यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बैठता है। स्टेबल वर्कफोर्स रहती है। तो इन कारणों की वजह से डब्ल्यूपीएम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन अपन सक्सेस की बात कर लेते हैं। सेल, भेल, ओएनजीसी में बहुत अच्छे हैं, जैसे कि भेल में 1600 क्वालिटी सर्कल्स हैं, और एचएल दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल एंड टेक्निकल कमेटी है। इसमें क्या होता है कि जो भी टेक्निकल साइंटिस्ट होते हैं उन सबकी राय ली जाती है बिफोर मेकिंग एनी पॉलिसीज़, या फिर किसी प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करने से पहले या फिर ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो ये बताता है कि डब्ल्यूपीएम कितना अच्छा है कुछ पीएसयूज़ में, लेकिन कुछ पीएसयूज़ में अच्छा नहीं भी है। तो अपन ने जब फीचर पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था कि इट वेरीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। फिर है ये वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि वही ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट रिलक्टेंट है, क्लास कॉन्शियसनेस है, बहुत रिजिड ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। ये टोकन पार्टिसिपेशन होता है कि बोलने के लिए ठीक है आप बोल दो, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता ढंग से। मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन है, तो राइवलरीज पे ज़्यादा फोकस रहता है। लैक ऑफ मैनेजरियल विल, नॉट मोर देन 2/5 ऑफ द PSEs कैन इम्प्लीमेंट दिस। तो कितना कम फिगर है कि सिर्फ 40% से भी कम ये डब्ल्यूपीएम इम्प्लीमेंट करती है। चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, राइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आउटसोर्स्ड वर्कर्स हैं। अब आउटसोर्स वर्कर से तो कोई नहीं पूछता कि आप अपने इनपुट्स दो यहाँ पे आके, तो इसीलिए डब्ल्यूपीएम एक डिक्लाइनिंग फेज में है या फिर इतनी पुअर स्टेट में है आज पीएसयूज में, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल कलेक्टिव बार्गेनिंग डिफरेंस देखेंगे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, साथ में हम PYQs भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ के आइए और उसको रेगुलरली रिवाइज करिए। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।